गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अगर गति के कारण अगर ऊर्जा है तो उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। गति के कारण ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा का मतलब यही होता है, गति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो हम उसे कहेंगे गतिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला बनता है K बराबर हाफ mv²। किसमें नापेंगे इसको? जूल में। ये यूनिट जूल में निकल करके आएगी। क्या? जैसे कि अगर कोई पिंड अगर जा रहा है तो इसका द्रव्यमान होना चाहिए और इसका एक वेग होना चाहिए। यानी कोई गतिमान अगर पिंड है, कोई गतिमान अगर वस्तु है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी जरूर। जैसे कि दौड़ती बिल्ली में, दौड़ती बिल्ली, दौड़ती हुई कोई भी चीज हो सकती है, बिल्ली हो सकती है, बिल्ली, साइकिल, गेंद, दौड़ती हुई कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज दौड़ रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। अगर वेग अगर किसी के अंदर है और उसमें द्रव्यमान तो होगा ही होगा, हर वस्तु में, हर पिंड में द्रव्यमान होता है, तो वेग अगर किसी के अंदर है तो जरूर गतिज ऊर्जा होगी। एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। स्थिर ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। हो गई काइनेटिक एनर्जी। माइक म्यूट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति के कारण कहीं पर स्थिर वो रह के भी अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? U बराबर mgh। mgh यानी जब कोई पिंड किसी ऊंचाई पर अगर रखा होता है, किसी ऊंचाई पर, ऊंचाई का होना जरूरी है और इसमें द्रव्यमान तो होगा ही होगा और गुरुत्वीय त्वरण वहां होगा ही होगा, कोई ना कोई गुरुत्व होगा किसी न किसी का। तो इसे भी हम किसमें नापेंगे? जूल में ही नापेंगे। ये भी जूल में निकल करके आएगी, लेकिन इसमें ऊंचाई का होना जरूरी है। कुछ ऊंचाई पर अगर कोई पिंड रखा है तो उसके अंदर स्थिर ऊर्जा होगी, या स्थिर रहकर अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो उसे स्थिर ऊर्जा कहेंगे। और ये एक अपने आप में एक संचित ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा के रूप में होती है। स्थिर ऊर्जा हमेशा संचित ऊर्जा के रूप में रहती है। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। टंगी हुई घड़ी, टंगी हुई घड़ी, दीवार पर टंगी हुई घड़ी, कुछ ऊंचाई पर चुकी रखी है घड़ी, अगर उसकी कील हटा देंगे तो वो नीचे गिर। ये टंगी हुई घड़ी भी, चाबी भरी हुई, अगर भरी हुई है कोई भी चीज, चाहे वो घड़ी है चाबी भरी हुई या चाबी भरा हुआ कोई टॉय है, तो उसके अंदर भी स्थिर ऊर्जा। कमानी, कमानी अपने आप खींचती है, कमानी, और कमानी भी कौन सी? दबी हुई कमानी। सोफा, सोफे में भी यही ऊर्जा होती है। बांध में भी होती है। एम, हाँ, बांध में भी होती है, बांध में भी ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा होती है। छत पर बिल्ली, छत पर बिल्ली, अच्छा, जो छत का पंखा होता है उसमें भी होती है ना?
किसमें? छत का पंखा जो होता है। हाँ, कोई भी टंगी हुई चीज है, टंगी हुई घड़ी है, टंगी हुई पंखा है, या ऊंचाई पर रखा हुआ, स्टूल पर रखा हुआ टेबल फैन है, कोई भी चीज है ऊंचाई पर कोई भी वस्तु रखी है तो उसमें होगी। तो इस तरह से जितनी भी ऊंचाई पर कोई भी चीज है उनमें सब में ऊर्जा होगी। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, स्थिति की वजह से इनमें ऊर्जा है और ये एक संचित ऊर्जा के रूप में काम करती है। अब ऊर्जा स्रोत होते किस टाइप के हैं? दो तरह के ऊर्जा स्रोत होते हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। इनको भी यहीं कर लेते हैं। ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ना ऊर्जा नष्ट हो सकती है ना ही ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण नियम, या इसे कह सकते हैं ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ये किसने बताया था इसके बारे में? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट होगी, सिर्फ बदला जा सकता है। उत्पन्न भी नहीं होगी और नष्ट भी नहीं होगी। सर, हाँ बोलिए। सर ऊर्जा में कोई द्रव्यमान नहीं होता? नहीं होगा। और उसकी कोई भौतिक व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी? नहीं होगी। ये केवल परिवर्तन हो सकता है इसका। ऊर्जा सिर्फ परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि वायु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा बन सकती है, विद्युत ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा बन सकती है, ऊष्मीय ऊर्जा की कोई और दूसरी फॉर्म बन सकती है, लेकिन कभी भी ना ये उत्पन्न होगी ना ये नष्ट होगी। तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है। और इसी पर एक समीकरण भी दी गई है, E बराबर mc²। ये ऊर्जा समीकरण है, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसमें E क्या है? E का मतलब ऊर्जा है, M का मतलब उसका द्रव्यमान, और C का C मतलब बराबर प्रकाश का वेग। क्योंकि प्रकाश का वेग स्थिर रहता है, और कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 मीटर प्रति सेकंड। ये फिक्स है। चूंकि C एक कांस्टेंट है, हमेशा स्थिर रहता है, तो E जो डिपेंड करेगा अनुक्रमानुपाती होगा वो M के होगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि द्रव्यमान ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आइंस्टीन ने यह भी बताया था कि सूर्य का भी द्रव्यमान लगातार कम हो रहा है, क्योंकि सूर्य पर ऊर्जा बढ़ रही है और द्रव्यमान को टूट करके ही वो ऊर्जा बढ़ रही है, द्रव्यमान ही ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब आएगा कि सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए। सर, जो इन्हें आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था वो सापेक्षता सिद्धांत के लिए मिला था या इसी समीकरण के लिए मिला था, प्रकाश के लिए? मिला था, सापेक्षता। यहाँ पर एक ये भी पूछ लेता है कि ऊर्जा स्रोत कितने टाइप के होते हैं। तो दो तरह के ऊर्जा स्रोत मिलेंगे, एक गैर परंपरागत, एक परंपरागत। तो जो परंपरागत होते हैं वो कौन से होते हैं? परंपरागत जो चले आ रहे हैं, जैसे कोयला है। हाँ, इनको कन्वेंशनल भी बोल देते हैं, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एनर्जी। जो पीछे परंपरा है ना, परंपरा, पुरानी परंपरा, जो चले आ रहे हैं, पूर्व से ही चले आ रहे हैं, पूर्व से मौजूद हैं। तो पूर्व से मौजूद कौन कौन से हैं? एक तो ईंधन में मौजूद हैं। ईंधन में चाहे कोयला है, हम कोयला को पहले से यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम को यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस को यूज कर रहे हैं हम पहले से ही। तो ये सब परंपरागत हैं, पहले से हम यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से बायोगैस, बायो एनर्जी किसने बनाई थी पहली बार बायोगैस? देवी मेसाई ने, सीवी देसाई या सीवी देसाई ने? सीवी देसाई ने पहली बार बना के दिखाया था। ये गोबर गैस से
बायोगैस तैयार की थी। पवन ऊर्जा है, पवन चक्कियां पहले से ही यूज हो रही हैं। और जल विद्युत ऊर्जा है, पानी से पहले से ही बिजली बनाई जा रही है। और कोयले से पहले से ही बनाई जा रही है ताप विद्युत ऊर्जा। ताप विद्युत ऊर्जा ये सब पहले से ही है, तो परंपरागत है। चूंकि पहले से ही है तो इनको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे। एक होता है अपरंपरागत, जो अब आकर के हमने बनाई है। दूसरी है अपरंपरागत। अपरंपरागत के लिए कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल। ये पूर्व से मौजूद नहीं है। जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हैं जब से ये मौजूद नहीं है, ये तो अब आकर के हमने तैयार की, आज के मानव ने तैयार की। जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के रूप में पहले नहीं जानता था, तो सौर ऊर्जा एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में पहले नहीं जाना था। सागर, सागरीय ताप ऊर्जा। आजकल जो ज्वार भाटा आते हैं उनसे भी ऊर्जा तैयार की जा रही है। समुद्र के ताप को भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें दो हो सकती हैं, एक तो ज्वारीय ऊर्जा हो सकती है, ज्वारीय ऊर्जा में जो ज्वार भाटा आएगा उसकी ऊर्जा को प्रयोग किया जाएगा, और सागरीय ताप में सागर के ताप। इसी प्रकार भूतापीय ऊर्जा भी प्रयोग की जाती है। भूतापीय कैसे बनेगी? जमीन में जैसे तमाम कूड़ा करकट मिट्टी ये सब दबा दिया जाता है, तो उससे जो ताप आएगा उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह के ये सब कैसे हैं? ये परंपरागत नहीं है, ये अपरंपरागत है। ये पहले से नहीं चले आ रहे हैं, हमने तैयार किए। तो इस तरह से दो तरह के स्रोत। और एक इसमें ये भी कहते हैं कि ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। नवीनीकृत, अनवीनीकृत, अगर ये कहेंगे तो अनवीनीकृत कौन से हैं इसमें, और नवीनीकृत कौन से हैं इसमें? सर अनवीनीकृत सर परंपरागत हो, और नवीनीकृत सर क्या में जो है हमने जो बनाए सर ये वाले हो गए। नवीनीकृत का मतलब क्या? चलते रहेंगे हमेशा? नहीं सर, नई चीजों का निर्माण करना। हाँ, अनवीनीकृत का मतलब है वो एंड हो जाएंगे, इनका स्टॉक फिक्स है, स्टॉक फिक्स है, आगे तक नहीं चल पाएंगे। जैसे कि कोला, पेट्रोल, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, एंड हो जाएंगे। कोला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये नहीं चल पाएंगे ज्यादा दिन। और नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं चल पाएगी, ये भी फिक्स है ये। और नवीनीकृत का मतलब है चलते रहेंगे, सौर चलती रहेगी, सौर चलती रहेगी, और ताप विद्युत भी खत्म हो जाएगा। जब ईंधन नहीं रहेगा, कोयला नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगा? बायो चलती रहेगी, बायो एनर्जी चलती रहेगी, पवन एनर्जी चलती रहेगी। जो चलते रहेंगे वो तो है नवीनीकृत, मतलब आगे भी नवीनीकृत होते रहेंगे, वो हमारे सामने आते रहेंगे, मिलते रहेंगे हमें। और जो एंड हो जाएंगे, जो स्टॉक से बाहर हो जाएंगे, वो अनवीनीकृत। तो एक तो इनका परंपरागत अपरंपरागत के आधार पर इनका वितरण होता है, एक नवीनीकृत अनवीनीकृत के आधार पर होता है। तो दोनों को ध्यान रखिए, कभी इस तरह से पूछता है, कभी उस तरह से पूछता है। अब इनका परिवर्तन कर लेते हैं, कौन सी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है।
कब कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, तो ये देखना पड़ेगा कि वो है क्या चीज, तभी ऊर्जा को बताना है कि ऊर्जा कन्वर्ट कैसे होगी। ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन। 1 मिनट रुकेंगे। ऊर्जा परिवर्तन में हमें उस चीज को देख करके ही ये पता लग जाएगा कि इसमें ऊर्जा जैसे कि हम सबसे पहले ले लेते हैं एक बल्ब। तो ये देखिए बल्ब चलता कैसे है, विद्युत से। क्या चाहिए हमें, चाहिए विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा जब ये चलेगा तो इसमें से क्या क्या निकलेगा, प्रकाश और ऊष्मा, और कुछ हीट भी निकलती है, यानी ऊष्मा भी निकलती है। तो कौन सी ऊर्जा कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा में कन्वर्ट। इसी तरीके से हीटर में भी सेम पोजीशन है, विद्युत प्रकाश में और ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई, लेकिन इसमें जो विद्युत होती है वो प्रकाश में कम होती है, ऊष्मा में ज्यादा। तो ऊष्मा को पहले लीजिए, प्रकाश को बाद में। ऐसी प्रेस भी विद्युत से ही चलेगी, लेकिन मुख्य रूप से ऊष्मा में कन्वर्ट करेगी, प्रकाश में बहुत कम करेगी। इसी तरीके से पंखे में, पंखा चलेगा तो बिजली से, विद्युत से यांत्रिक में बदल जाएगी। और ये चूंकि मोटर है, घूम रही है, काम कर रही है, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। विद्युत यांत्रिक में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन हमें तो हवा दे रही है, हमें तो हवा दे रही है। यांत्रिक बाद में पवन ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इसमें 2 कन्वर्जन होती है, लेकिन ऑप्शन को देख के लगाएंगे। अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि पंखा कौन सी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, तो पंखे ने पहले यांत्रिक बोले। सर अभी तक यांत्रिक ऊर्जा का ही क्वेश्चन आया है इसमें। आया है, लेकिन इस चीज को देख करके लगाना। अगर अंतिम रूप से पूछ लिया तो अंतिम रूप से हमें पवन मिलती है, क्योंकि जब पंखुड़ियां चलती हैं तो चली तब तो यांत्रिक में कन्वर्ट हुआ, और यांत्रिक ने पंखुड़ियों ने पवन में कन्वर्ट कर दिया, तो यांत्रिक ही लगेगा। अगर सिंपल पूछा है तो यांत्रिक ही लगेगा, लेकिन अंतिम रूप से शब्द दे दिया तो पवन लगेगा। इसी तरीके के जितने भी हैं, जितनी भी मोटर है, मोटर वो सब विद्युत से चलती हैं और कोई ना कोई वर्क करती हैं, इसलिए यांत्रिक में सबकी सब कन्वर्ट, सभी मोटर, चाहे वो मोटर किसी भी चीज की। ऐसे ही अगर जनरेटर की बात करें या डायनमो की बात करें, डायनमो में ठीक उल्टा हो जाता है। पहले जनरेटर को घुमाया जाता है, घुमाने का मतलब यांत्रिक कार्य, और उसके बाद इससे बिजली बनती है। मोटर में और इसमें उल्टा होता है। स्पीकर की बात करें, माइक की या स्पीकर की, माइक क्या काम कर रहा है और स्पीकर क्या काम कर रहा है। माइक में हम जो बोल रहे हैं, यानी ध्वनि जो हम दे रहे हैं, उसने क्या किया, उसको विद्युत में कन्वर्ट कर दिया। माइक ने हमारी आवाज दी, उसको विद्युत में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले एक घटना और घटित होती है। जैसे ही ये ध्वनि लेता है और जनरेटर में तो लिखा है SI,
क्या जनरेटर के नीचे SI के लिखा है सर ये? जनरेटर के नीचे डायनमो, ऐसा ही नहीं है, डायनमो, डायनमो। ध्वनि से पहले यांत्रिक में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो डायफ्राम होता है वो यांत्रिक का कार्य करता है, तब ये लास्ट में विद्युत में कन्वर्ट करके देता है। इसी तरीके से स्पीकर में विद्युत लेता है, फिर यांत्रिक में कन्वर्ट होती है पहले बीच में, और फिर ध्वनि में कन्वर्ट होती है। इसमें भी 3 कन्वर्जन। तो फाइनली हम एक बार में यही लगा देते हैं कि माइक हमें लास्ट में विद्युत निकालता है, ये यांत्रिक हिडन हो जाता है, यांत्रिक इसमें हिडन हो जाता है। देख के लगाना इसको भी, ये भी कंफ्यूजन करता है और ये वाला भी कंफ्यूजन करता है। अब आ जाइएगा सितार में। जितने भी वाद्य यंत्र, सितार है, गिटार है, इस तरह के जितने भी वाद्य यंत्र है, सारंगी है, संतूर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम यांत्रिक कार्य करेंगे और यांत्रिक ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है, यांत्रिक ध्वनि में कन्वर्ट हो जाएगा। सोलर सेल में, सोलर सेल सौर प्लेट क्या करेगी, सौर ऊर्जा को लेगी। ध्यान रखिएगा, प्रकाश को नहीं लेती है, सौर ऊर्जा को लेती है, सौर ऊर्जा को लेगी और ये विद्युत में कन्वर्ट कर देगी, विद्युत में। ऐसे ही जो चार्जर होता है, जो बैटरी का चार्जर होता है, तो चार्जर क्या करता है, बैटरी का चार्जर, बताइए चार्जर क्या करेगा, चार्जर कोई ऊर्जा कन्वर्ट नहीं करता है, चार्जर कोई ऊर्जा कन्वर्ट नहीं करता है। हाँ, जो बैटरी होती है, जो विद्युत सेल होता है, जो सेल होता है, सेल के अंदर जरूर चेंज होता है। विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल ये करता है कि जो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, उसको वो विद्युत में कन्वर्ट करके देता है, सेल, सेल करेगा ये काम। लेकिन जब चार्जिंग हो रही होगी, चार्जिंग के समय बैटरी में, तो क्या होगा, बैटरी में चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही होगी रासायनिक में। चार्जिंग कर लीजिए, चार्जिंग के समय बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही होती है। टेलीफोन में क्या होता है, टेलीफोन, अब तो टेलीफोन ही खत्म हो गया। टेलीफोन में क्या होता था, ध्वनि आती थी, ध्वनि उसकी श्रोता ने ले ली, उसने उसको विद्युत में कन्वर्ट किया पहले लाइन में, और लाइन के बाद में स्पीकर से फिर से ध्वनि में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ध्वनि विद्युत में कन्वर्ट होकर फिर से ध्वनि में कन्वर्ट हो जाती है। पंप, पंप, पंप क्या करेगा, जितने भी पंप हैं वो पहले चलाए जाते हैं यांत्रिक तरीके से, पहले उनको घुमाया जाएगा और घुमाने के बाद में ये हाइड्रोलिक एनर्जी को निकालता है, हाइड्रोलिक, पानी फेंकता है, पानी फेंकेगा तो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मोमबत्ती में, अब ये ऊर्जा किसी भी चीज में पूछ सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। मोमबत्ती में क्या होता है, जब जलती है तो जो रसायन होता है, केमिकल होता है, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है, और जब ये जलती है तो प्रकाश भी देती है और कुछ ऊष्मा भी देती है, दोनों देती है। ऐसे इंजन की बात करें, किसी भी इंजन की, तो इंजन के अंदर जब ईंधन जलता है तो जलने पर ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, जलने पर, और ये लास्ट में कोई ना कोई काम करेगा।
यांत्रिक कार्य भी करेगा, यांत्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। पवन चक्की, पवन चक्की क्या कर रही है, पवन ऊर्जा को ले रही है, पवन ऊर्जा को लेकर के वो यांत्रिक में कन्वर्ट हो रही है, उससे सीधे सीधे कोई चीज चल रही है, या इसी यांत्रिक वाली को विद्युत में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। यहीं पर एक जनरेटर लगा देते हैं, जनरेटर लगाने के बाद में वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से कुछ ये कन्वर्जन है। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये ऊर्जा का परिवर्तन हो गया। क्लियर है सबका? यस सर, क्लियर है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको जरा बताइएगा। कोई ये पिंड है, अब इसको खींचना आसान है या ढकेलना आसान है? सर ढकेलना आसान है। ध्यान से बताइए, क्वेश्चन आता है ये। रोलर दे देगा या कोई ठेला दे देगा, उसको ढकेलना आसान है या खींचना? खींचना आसान है। देखिए हम लगाएंगे खींचना आसान है। क्यों? जब आप ढकेलेंगे तो आपका बल लगा नीचे, नीचे को बल मतलब सतह पर उसका घर्षण और बढ़ गया, आपने घर्षण और बढ़ा दिया, दबा दिया। यहां आप ऊपर को खींच रहे हैं तो खींचने से क्या होगा, यहां पर घर्षण कम हो गया, आपने ऊपर को उठा लिया ना, घर्षण कम हो गया, तो इसलिए ये खींचना आसान होता है। तुम देखा भी होगा जब बहुत भारी ठेला लेके कोई जाता है फल भर के या कुछ भी भर के, तो वो खींचता है, धक्का मारने की बजाय खींच के चलता है, तो खींचना आसान होता है। ऐसे चढ़ाई पर वो खींचता है, धकेलता नहीं। अब ये पूछेगा दूसरा कि ढकेलते समय जो व्यक्ति है, व्यक्ति बल कहां लगा रहा है? ढकेलते समय व्यक्ति बल कहां लगा रहा है? जब ये ढकेल रहा है तो ये व्यक्ति बल कहां लगा रहा है? ये तो सर आगे की तरफ लगा रहा है ना। आगे की तरफ। अपने पैरों से ये पृथ्वी को ढकेल रहा है। पीछे की तरफ है सर, पीछे की तरफ है इसके। ढकेल रहा है ना, हाँ ढकेल रहा है पीछे की तरफ को। ये पूछता है अग्रवर्ती लगता है पश्चवर्ती लगता है? पश्चवर्ती। पश्चवर्ती हो गया, पीछे को लगेगा, पीछे को, पीछे और नीचे को, क्योंकि पैरों से जब ये ढकेलेगा तो इस तरह से पीछे और नीचे को। तो ये तो हो गया व्यक्ति बल कहां लगा रहा है। व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका प्रतिक्रिया बल लगेगा, लगेगा प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल ने इसको आगे बढ़ा दिया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये अग्रवर्ती लगेगा, अग्रवर्ती और ऊपर को उठते हुए लगेगा, तो इससे ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा। व्यक्ति आगे किस बल से बढ़ रहा है? तो प्रतिक्रिया बल के अग्रवर्ती ऊपर की ओर लगने वाले बल से ये आगे बढ़ रहा है व्यक्ति। तो ये तो हो गया व्यक्ति पर। ऐसे ही खींचते समय, जब व्यक्ति वो खींच रहा है तो खींचते समय व्यक्ति अपना बल कहां लगा रहा है? अग्र की ओर। व्यक्ति कहां लगा रहा है? व्यक्ति तो पैरों पर, जमीन पर लगा रहा है बल, आगे की ओर।
पीछे की ओर को, पीछे इसमें को पीछे जाना को है ना। अरे पैर से तो पीछे, पैर से जमीन को तो ढकेलेगा ना, हाँ जमीन से खेले सर। तभी तो आगे को चलेगा। तो जो व्यक्ति चल रहा है, तो ये तो हो गया आगे को चलना। यहां दो काम कर रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को भी आगे चला रहा है, तो आगे चल रहा है इस प्रतिक्रिया बल के वजह से, आगे को जो चल रहा है, और आगे को चलते चलते इसको खींच भी रहा है, इसको पकड़ करके यहां पर खींच भी रहा है। एक बल इस पर भी लगा रहा है, दूसरा बल, एक बल इसने पैरों पर लगाया जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है, और एक बल इसने इस पर लगाया, तो इसका प्रतिक्रिया बल, ये खींच तो इधर को रहा है, प्रतिक्रिया बल इधर को लगेगा। तो इस प्रतिक्रिया बल से कोई फर्क नहीं। तो ये जो पिंड चल रहा है, मान लीजिए इसमें पहिए लगे हुए हैं, तो पिंड जो चल रहा है वो इस पर अग्रवर्ती लगने वाले बल की वजह से चल रहा है, अग्रवर्ती बल की वजह से चल रहा है। और जो व्यक्ति चल रहा है वो प्रतिक्रिया बल से लगने वाले अग्रवर्ती बल से चल रहा है, खींचते समय, ऐसे ढकेलते समय इस पर लगने वाले ये बल की वजह से तो ये पिंड चल रहा है, और ये खुद चल रहा है इसकी प्रतिक्रिया बल की अग्रवर्ती ऊपर की ओर लगने वाले बल से चल रहा है। ये क्लियर हो गया है यहाँ पर? ये सर थोड़ा सा नहीं, ये वाला दूसरा वाला नहीं हुआ सर, आगे चलने वाला। ये इस तरह का क्वेश्चन डाला भी था कुछ दिन पहले किसी ने व्हाट्सएप पर। आप सीधा सीधा ये देखिए, कोई भी जो आगे चलता है वो चलता क्यों है? वो चलता जब ही है जब ये जमीन को ये फेंकता है, जमीन को धकेलता है पैर से, तो ये तो होता है बल, और इसका प्रतिक्रिया बल ये लगता है। तो कभी भी जो नीचे को बल लगाएगा पूरा पीछे को नहीं लगाएगा, थोड़ा सा तिरछा होकर नीचे को बल लगेगा, तो इसका प्रतिक्रिया बल लगेगा इधर को। तो जो भी व्यक्ति चलेगा, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो हमेशा किसकी वजह से चलेगा? प्रतिक्रिया बल की वजह से चलेगा। और ये जो प्रतिक्रिया बल लगता है वो अग्रवर्ती लगता है आगे की ओर, और ऊपर की ओर लगता है, अग्रवर्ती ऊपर की ओर। इसी की वजह से कोई भी व्यक्ति चलता है, चाहे वो किसी को ढकेले चाहे किसी को खींचे, इससे मतलब नहीं है, मतलब है आगे बढ़ने से। देखिए आगे चलने से, आगे बढ़ने से मतलब। अब किसी वस्तु को खींचेगा, अब चाहे किसी वस्तु को ढकेले या किसी वस्तु को खींचे, तो जिधर को खींचनी है उधर को बल लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ भी बल लगाया और यहाँ भी आगे कोई लगाया, तो उसमें बल उसी दिशा में लगाना पड़ेगा जिधर को चलाना है। हाँ, उसका प्रतिक्रिया बल जरूर लग रहा होगा, लेकिन प्रतिक्रिया बल की वजह से नहीं चल रहा है ये पिंड। ये पिंड तो इस बल की वजह से चल रहा है जो इस पर लगाया जा रहा है। और ये बल कहां से आ रहा है? ये बल आ रहा है पृथ्वी की ढकेलने वाले बल के प्रतिक्रिया बल से। ये इस वजह से ये मिला, इससे मिला ये, और इससे ये पिंड चला। तो पिंड किससे चला? इस वाले से। और हम किसकी वजह से चल रहे हैं? इस वाले से। क्लियर है सर? चलो हो गया क्लियर, तो अच्छा है। ये कभी कभी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। अब चलिए, भारी पत्थर को लटकाने पर डोरी नहीं टूटती है। आपने एक बड़ा सा भारी पत्थर लटका दिया धागे में, धागा बड़ा कमजोर पतला था, और ये देखा तो ये डोरी नहीं टूटी। लेकिन जब आपने इसको घुमाया, जब आपने इसको चलाया, तो डोरी टूट जाती है। क्यों? भारी पत्थर को लटकाने पर डोरी नहीं टूटती, लेकिन जब इसे घुमाया तो डोरी टूट जाती है। आपने यहां से पकड़ के इसको चारों तरफ घुमा दिया। आप यह मान लीजिए कि यहां से एक ही पत्थर लटका हुआ था धागे में, आपने क्या किया, लेकर के चारों तरफ को घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं आप, तो कुछ ही देर में ये डोरी टूट जाती है। अब ये भी बताना है किस स्थिति में टूटने का चांस ज्यादा होगा। पहले तो ये बताइए क्यों टूट जाती है।
इसलिए टूट जाती है कि जब ये ऊर्ध्व स्थिति में जाता है, जब ये ऊर्ध्व स्थिति में जाता है, ऊर्ध्व स्थिति में इसका तनाव मैक्सिमम होता है, तनाव मैक्सिमम होता है, इस तनाव की वजह से टूट जाती है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया? ये याद रखने पड़ेंगे। एक कांच का गुटका रखा है जमीन पर, एक कांच का गुटका रखा है जमीन पर, और ये जो तल है ये खुरदरा है। खुरदरे सतह पर एक कांच का टुकड़ा रखा है, खुरदरे सतह पर रखा है, और ये बल लग रहा है नॉर्मली। अब मान लिया कि इस बल को आपने 5 गुना कर दिया, मान लिया 5 गुना कर दिया। खुरदरी सतह पर एक गुटका रखा था कांच का, और ऊपर से बल लग रहा था, उस बल को आपने 5 गुना कर दिया। तो अब बताइए घर्षण कितने गुना हो जाएगा? घर्षण कितने गुना हो जाएगा? आपने बल नीचे को 5 गुना कर दिया। ऐसा समझिए कि ट्रक लोड था पहले 1 टन, आपने 5 टन कर दिया। तो ट्रक लोड बढ़ने पर जो नीचे टायरों के और रोड के बीच में जो घर्षण है, घर्षण बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से दब जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। वैसे भी सतह चौड़ी हो जाएगी तो घर्षण बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा घर्षण? ये भी उतने ही गुना बढ़ जाएगा। जितने गुना आप बल करेंगे उतनी गुना घर्षण भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए और देखिए, एक उड़ता हुआ पक्षी है, उड़ता हुआ पक्षी है हवा में। तो हवा में उड़ते पक्षी में बताइए कौन सी ऊर्जा होगी? उड़ता हुआ पक्षी है, ये आगे को उड़ रहा है, इसमें कौन कौन सी ऊर्जा होगी? सर गतिज ऊर्जा होगी। उड़ रहा है, चूंकि गति है, वेग है, इसलिए गतिज ऊर्जा तो इसमें होगी ही होगी। और जमीन से ऊंचाई पर है, ऊर्जा जो इसमें mgh भी होगी। K बराबर हाफ mv² भी होगी, क्योंकि इसमें वेग है, द्रव्यमान इसके अंदर है ही। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर स्थित है जमीन से, तो ये भी होगी। और इसके अलावा और कौन सी होगी? सर एक बात और पूछिए सर, ये जो बंदूक होती है, गन से जो गोली निकलती है सर, वो भी तो ऊंचाई पर और गति ऊर्जा दोनों होंगी उसमें, जो निकलने वाली बंदूक से गोली होगी उसमें। होगी। बंदूक से गोली निकली, गोली निकलने के बाद में जो गोली जा रही है, अब ये गोली इस समय यहाँ पर है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो ही गई, इसमें आगे बढ़ रही है गोली। चूंकि कुछ ऊंचाई पर भी है तो इसमें ये ऊर्जा भी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन इसमें कौन सी ऊर्जा कौन सी में चेंज हो रही थी? ये यांत्रिक ऊर्जा चेंज हो रही थी। यांत्रिक जो ऊर्जा थी, इस बंदूक की यांत्रिक ऊर्जा इसमें चेंज हुई, गतिज में और स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहां कौन सी ऊर्जा चेंज हो रही है? इस पक्षी के अंदर है जैविक ऊर्जा, तो जैविक ऊर्जा चेंज हो रही है गतिज ऊर्जा में प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये कह सकते हैं उड़ते हुए पक्षी में कौन कौन सी ऊर्जा है? जैविक, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। जैविक, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, जैविक, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। अगर जैविक शब्द नहीं है तो लगा दीजिए गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऐसे ही छत पर दौड़ती बिल्ली, दौड़ती हुई बिल्ली, इसमें कौन सी हो गई? दौड़ती हुई है, स्थितिज और गतिज। एनर्जी भी हो गई और स्थितिज ऊर्जा भी हो गई।
और खड़ी बिल्ली में सिर्फ छत पर खड़ी बिल्ली स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा नहीं। ये इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे संतुलन की। कुछ संतुलन होता है, देखिए संतुलन की बात गुरुत्व केंद्र के बाद